नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी में व्याकरण विभाग में हम संज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने संज्ञा के प्रकार के बारे में जाना कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसमें से हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज हम आगे की चर्चा करेंगे। आगे तीसरी जो संज्ञा है उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। એટલે કે એવા શબ્દો કે જે કોઈ પ્રકારના ગુણ, કોઈ પ્રકારના દોષ, કોઈ પ્રકારના ભાવ, દશા એટલે કે કોઈ પ્રકારની સ્થિતિ વગેરેનું બોધ કરાવે તેવા શબ્દોને આપણે ભાવવાચક સંજ્ઞા કહીશું। તો ભાવવાચક સંજ્ઞામાં ખાસ યાદ રાખજો કે ભાવવાચક સંજ્ઞામાં વિવિધ પ્રકારના ભાવ, બરાબર, વિવિધ પ્રકારના ગુણની સાથે અવગુણ પણ આવે, બરાબર। એટલે જે ગુણ હોય એનો વિરોધી અવગુણ પણ એમાં આવી શકે છે, બરાબર। તો ભાવ, તો ખાસ ભાવ યાદ રાખજો કે ગુસ્સાનો ભાવ કે પ્રેમનો ભાવ, બરાબર। તો એવા પ્રકારના શબ્દો આમાં આવી શકે છે। तो जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हमने लिखा है कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, मतलब हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो अहिंसा शब्द है, तो अहिंसा शब्द भाववाचक संज्ञा में आएगा। फिर दूसरा है, महात्मा बुद्ध ने हमें शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है। तो यहाँ पर शांति, दया, प्रेम यह सब भाव का प्रदर्शन करते हैं। यह जो शब्द है वो भाव दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो शांति, दया और प्रेम जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा में आएगा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। और शांति और दया यह जो शब्द है वो भी भाववाचक संज्ञा दर्शाता है। तो यहाँ पर 3 जो शब्द है, एक ही वाक्य में 3 शब्द है जो भाववाचक संज्ञा दर्शाते हैं। उसके बाद है क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमानो गुण, बराबर, क्षमा एक प्रकारનો गुण છે, बराबर। तो क्षमा जो शब्द है, क्षमा जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा में आएगा। कि क्षमा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यह भाववाचक संज्ञा है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, भाववाचक संज्ञा। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। तो शांति, दया और प्रेम भाववाचक संज्ञा। क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा तो भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखते हैं चौथी जो संज्ञा आती है वो है समूहवाचक संज्ञा। अब हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा, तो जो शब्द समूह या फिर समुदाय, समूह और समुदाय एक ही शब्द है, जो शब्द समूह और समुदाय का बोध कराते हैं, એટલે કે એવા શબ્દો કે જે સમગ્ર સમૂહ અથવા તો સમગ્ર સમુદાયનો બોધ કરાવે, બરાબર, એવા શબ્દોને આપણે સમૂહવાચક સંજ્ઞા કહીશું। यहाँ पर उदाहरण है कि रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो भीड़, यहाँ पर जो भीड़ शब्द है वो समूहवाचक शब्द है। भीड़ कोई एक व्यक्तिથી ના થાય, બરાબર। જ્યારે ઘણા બધા લોકો ભેગા થાય ત્યારે ભીड़ થાય, बराबर। तो भीड़ शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर दूसरा है कि सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो सभा, तो अहींया जे सभा शब्द है, तो सभा में कोई एक व्यक्ति ना हो, सभा में घણા બધા લોકો હોય। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो सभा शब्द है वह भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और आखिरी में जो संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं।
आखिरी संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द द्रव्य या फिर पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द द्रव्य या फिर पदार्थ का बोध कराते, तो સૌથી પહેલાં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દ્રવ્ય પદાર્થ એ તમારે દ્રવ્યનો અર્થ પદાર્થ જ થાય આમ તો બરાબર, પણ એવી કઈ વસ્તુ દ્રવ્યમાં પણ એવી કઈ ખાસ વસ્તુઓ છે જેનો આપણે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞામાં સમાવેશ, તો ખાસ યાદ રાખજો। સહેલામાં સહેલી રીતે કહું કે કોઈ પણ ધાતુ, कोई पण प्रवाही, कोई पण अनाज, यहाँ पर मैंने लिखा है धातु, प्रवाही और अनाज, ये इसके लिए लिखा है जिसके आपको समझ में आ सके। तो वाक्य में कोई भी शब्द ऐसा हो जो कोई धातु दर्शाता हो, कोई प्रवाही चीज़ दर्शाता हो या फिर कोई अनाज दर्शाता हो, तो वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दूध सबको पीना चाहिए, दूध सबको पीना चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि दूध यहाँ पर जो शब्द है दूध प्रवाही है, दूध प्रवाही है बराबर। तो दूध जो है प्रवाही है, इसलिए वो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर दूसरा है इस साल गेहूं की फसल अच्छी हुई है। तो गेहूं, यहाँ पर गेहूं जो शब्द है वो अनाज है, तो गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। और आखिर में है सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पर सोना जो है तो वह एक प्रकार की धातु है बराबर, तो इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो वाक्य में कोई भी शब्द प्रवाही धातु या अनाज का निदर्शन कराती है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। तो इस तरह से हमें 5 संज्ञाएं याद रखनी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यह संज्ञा आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो संज्ञा है वह पूर्ण होती है। इसका जो भी लेखन कार्य है आपको भेज दिया जाएगा, वह आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।